हाँ नमस्कार, मैं डी के पांडे। कल इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने अभी पढ़ा है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की यूनिट इकाई के बारे में बात हो रही थी। कल समय वहाँ में 1 यूनिट चला है आपका और बताया भी गया है कि यूनिट बहुत ही आवश्यक है आपको। तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की 1 यूनिट हो गया है आपका विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। माने सांद्रता माने गाढ़ा। विलयन जब बनाते हैं तो कितना विलेय पदार्थ उसमें मिलाया जाता है, ये आपको पता करना है कि 1 प्रति लीटर माने 1 लीटर में कितने ग्राम पदार्थ डाल दिए जाएंगे, उसकी सांद्रता तैयार हो जाएगी। तो पहला तो अब ये दूसरा जो टॉपिक आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, इसे परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलते हैं आपके। दूसरा है आपका मोलरता, विलयन की मोलरता, चाहे मोलरता कह दीजिए या विलयन की मोलरता। मोलरता को ये कहेंगे यम मोलरिटी। मोलरिटी या मोलरता, ठीक है। विलयन को ये मोलरता इसका निकालना है। अब मोलरता होता क्या है, कोई भी जब विलयन बनाते हैं तो आप एक मानक मान लिया जाता है कि 1 लीटर विलयन में आप विलयन बनाएंगे तो उसमें जितने पदार्थ की मात्रा रहती है, लेकिन पदार्थ की मात्रा यहाँ ग्राम में, वहाँ था इसके पहले ग्राम प्रति लीटर में कि पदार्थ की मात्रा ग्राम में था। यहाँ मोलरिटी है, इसका मतलब पदार्थ की मात्रा मोल में होगा। आपने पढ़ा होगा 9th में भी 11th में भी था कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कितने कण होते हैं, वो आप लोगों को याद नहीं यार। 1 मोल में उसी को एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है, 6.022 × 10⁻23। उससे आप पता भी कर सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के अगर 4 ग्राम आपका सोडियम क्लोराइड ले लिया जाए या किसी पदार्थ को ले लिया जाए, मात्रा अगर मालूम है तो उसमें कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स कण होंगे उसकी संख्या निकाली जाती है। तो वहाँ भी मोल आपने नाम सुना है, अब यहाँ भी मोलरिटी है इसका। तो मोलरिटी क्या होती है कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलयन आपका 1 लीटर मार्क लिया गया है, तो विलयन के 1 लीटर में विलयन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, केवल डिफरेंशन में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे बड़े आसानी से तैयार हो जाएगा। अभी जब इसका मात्रक लिख देंगे तो उससे और आसानी से तैयार हो जाएगा। जैसे जनरल ये जान लीजिए, इसका मात्रक अगर आपको याद हो गया, मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। देखिए केवल आप यूनिट अगर याद कर लिए, यूनिट अगर आपको मालूम है तो इससे आपकी डिफिनीशन तैयार हो जाएगी, मोल प्रति लीटर। समझ आ रहा है? तो अब मोल प्रति लीटर, प्रति माने 1, तो किसी विलयन के 1 लीटर में, देखिए इसकी डिफिनीशन तैयार होती है कि विलयन के 1 लीटर में विलीन या घुला हुआ, विलीन मतलब घुला हुआ या विलीन या उपस्थित, जो भी आप कह सकते हैं, विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के मोल की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। देखिए किसी विलयन के 1 लीटर में, वहां भी आप ग्राम प्रति लीटर में आपने पढ़ा था कि विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ की ग्राम में संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। यहाँ है कि विलयन के 1 लीटर में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, अब इसी से अब आपका ये फार्मूला तैयार हो जाएगा विलयन की मोलरता। देखिए सूत्र, विलयन की मोलरता बराबर, अब आप विलायक में विलेय पदार्थ को घोल रहे हैं तो विलेय के मोलों की संख्या वटे डिवाइडेड ये होगा विलयन आयतन, ब्रैकेट में है लीटर में,
बिलियन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ये अगर फार्मूला याद है तो सूत्र याद हो जाएगा। मोलों की संख्या बटे लीटर यहाँ दिया है। इसका अब यहाँ मोलों की संख्या निकालना है आपको। मोलों की संख्या इसके पहले भी आपने पढ़ा है कि मोलों की संख्या आप निकालने के लिए लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या बराबर मोल की संख्या निकालते हैं भार बटे अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार माने W/m। मोलों की संख्या, और ये ध्यान दो, मोलों की संख्या को कहीं भी होता है हमेशा स्मॉल n से व्यक्त करते हैं। मोलों की संख्या जो होती है ये n, स्मॉल n इसका प्रतीक है, इसे किसी का प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। स्मॉल n यह आपका मोलों की संख्या का प्रतीक है। तो n बराबर W/m, या आप इसको n बराबर W/m या विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ये मालूम हो गया। आप अब इसको ये अच्छा, इसका मात्रक अब यहीं पर देखिए, इसी से अब मात्रक तैयार हो जाएगा। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर। देखिए मात्रक जरूरी है, मात्रक नहीं रहेगा तो जिसे आंसर आ गया आपका 5 आ गया, तो 5 क्या रुपया की पैसा की क्या कहा जाएगा। तो आपका यूनिट बहुत ही आवश्यक है। आप जो भी होगा तो यूनिट उसको दर्शाएंगे। अगर यूनिट है तो यूनिट को आपको दर्शाना है, ठीक है ना। तो ये मात्रक हो जाता है मोल प्रति लीटर, हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इस पर आपका एक हम न्यूमेरिकल बताते हैं, जो कुछ इसको बताते चलेंगे। आप उस पर भी एक एक ठो जनरल जो क्वेश्चन परीक्षा में आते भी हैं, संबंधित हैं, आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ ले चल रहे हैं। आप इसको उतार लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे हम। अब देखिए एक क्वेश्चन इसको हम दे रहे हैं, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन अधिकांश तो पूछा जाता है। आप उसको जैसे मोलरता निकालना है आपको, ऐसे होते दे दिया जाएगा न पदार्थ की इतना ग्राम में पदार्थ इतने लीटर या मिलीलीटर बिलियन में बिलियन है। लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध जल की मोलरता, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए ये 1 नंबर का आपका बराबर क्वेश्चन आता है। ये तो डायरेक्ट 1 नंबर का आएगा, तो आपका आंसर या तो रट लीजिए और नहीं तो इसको आप जान लीजिए कि अगर मान लीजिए आंसर भूल गया तो आप निकाल कैसे लेंगे। इसके शुद्ध जल की मोलरता निकालना है, ठीक है। तो देखिए शुद्ध जल की मोलरता निकालना है। मोलरता बराबर होता है, आपने पढ़ा है मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ये तो आपने पढ़ा ही है। और मोलों की संख्या भार बटे अणुभार। शुद्ध जल है आपका, और तो इसमें जल का फार्मूला आपका क्या होता है H2। इसमें आपको अगर नहीं दिया है, दिया रहेगा, नहीं दिया है तो आप जान लीजिए जल का फार्मूला क्या होता है H2O। तो फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। अणुभार कैसे निकालते हैं, किसी भी यौगिक का अणुभार होता क्या है। अणुभार मतलब देखो, अणुभार नहीं निकालने आएगा तो ये मोलरता आप नहीं निकाल पाएंगे। अणुभार होता, अणु किससे मिलके बना, परमाणु से। अणु मिलके बना परमाणु से, तो परमाणु भार का योग ही अणुभार कहलाता है। जैसे H2O है आपका, तो इसका परमाणु भार अगर दिया, ठीक नहीं, इतना याद रखिए कि H का परमाणु भार 1 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक का लगभग दूना परमाणु भार होता है। ऑक्सीजन का होता है 16। ये H2O है। तो अब पहले तो आप जल का अणुभार निकाल लेंगे, क्योंकि बिना अणुभार निकाले ये मोलों की संख्या नहीं आएगी। तो पहले जल का अणुभार, जल का अणुभार। अब देखिए जल आपका है H2O, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, ये बराबर हो गया 18। जल का घनत्व, अब यहीं पर ये हमेशा याद रखिए, जल का घनत्व, जल का घनत्व ये होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ये हमेशा याद रखिए, जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा, अब 1 लीटर किसी में जब मोलरता तैयार करते 1 लीटर विलयन मानक लेते हैं, तो 1 लीटर शुद्ध जल का आपको भार निकालना है। ये आपका अणुभार निकल गया। अब 1 लीटर पुनः
1 लीटर शुद्ध जल का भार निकालेंगे। भार द्रव्यमान बराबर क्या होता है, भार बराबर आयतन गुणे घनत्व। आपने पढ़ा है भार बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। ये हो गया। जल का आयतन कितना है, 1 लीटर है आपका। तो अब आपका चूंकि यहाँ मिलीलीटर में है तो इसको आप मिलीलीटर में बदल लेंगे, तो यह हो जाएगा 1000 मिलीलीटर इंटू 1 ये ग्राम प्रति मिली, 1 ग्राम प्रति मिली। ये हो गया। तो ई बराबर हो गया आपका कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम प्रति लीटर प्रति मिलीलीटर। हो गया, ये हो गया। अब आपका निकालना क्या है, मोलरता निकालना है। तो देखिए शुद्ध जल की मोलरता, ई बराबर ग्राम प्रति लीटर में, ये सूत्र होगा आपका कि जल की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे आयतन, विलयन का आयतन या आयतन लीटर में, या नहीं मोलों के मोलरता निकाल रहे हैं ना, तो मोलों की संख्या बटे अणुभार होता है, बटे अणुभार कर दीजिए सीधे, अणुभार हो गया। विलयन जल की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और ये अणुभार हो गया। ये आपका, अब देखिए आपका ये ग्राम है ना, तो ये 1000 हो गया। यहाँ मिलीलीटर है ना, तो नहीं तो ये ग्राम प्रति लीटर हो गया आपका, ये लीटर यहाँ हो जाएगा। 1000 यहाँ लिया गया है ना, तो ग्राम प्रति लीटर, इसको तो ग्राम प्रति लीटर कहिए, चाहे ग्राम प्रति मिलीलीटर में सांद्रता, इसको यहाँ कर दिए मिलीलीटर, तो यहाँ मिलीलीटर कर दीजिए। नहीं मोलरता होता है ग्राम प्रति लीटर होता है ना, तो 1 ग्राम वही 1000 आपका ये लीटर में हो गया आपका, समझिए ना। तो 1000 अपॉन ये 18 से अणुभार कितना आपका है 18। अब 1000 में 18 का डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी आंसर आता है वो शुद्ध जल की क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी, समझ रहा है। तो 1000 कितना आ जाएगा, 18 पचे 90, 0 हो गया। फिर 18 पचे 6, अरे 90 लास्ट में 10 बचा, तो 18 आधा से अधिक हो रहा है, तो 1 आप बढ़ा दिए। तो ये आप याद रखिए शुद्ध जल की मोलरता या तो 55.55 दिया हो या 55.56 दिया हो। तो ये तो एक लाइन का, इसको या तो याद रखिए। पूरा अगर आपको सॉल्व करने नहीं आता, 1 नंबर का क्वेश्चन ही बराबर पूछ दिया जाता है, समझ रहा है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन इसको याद रखिए कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, ठीक है। तो शुद्ध जल की मोलरता ये आपका 55.56 या 55.55 जो भी हो, यही दोनों आपका मिलीलीटर होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं हम। हो गया। यहाँ आप इसको जनरल बता दिया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन आप इसको याद रखिएगा, खाली आपका ये सीधे हल करने को बहुत कम आता कभी कदा, ये बता दिया गया है। नहीं तो आपको याद रखना है कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, 55.55 या 55.56 इतना होता है शुद्ध जल की मोलरता। जैसे अगर और मोलों की संख्या में एक क्वेश्चन आपको दे दिया जा रहा है, उसके लिए आप अपने से प्रयास करेंगे। देखिए ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। बस, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं मिलेगा उस तरीके का। आपको ये जनरल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5.85 ग्राम 5.85, ठीक है ना, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, आपने जाना है नमक 5. अब इसमें जब आपको रहेगा तो ये दिया रहेगा आपको, सोडियम का होता है एटॉमिक वेट 23 और क्लोरीन का होता है 35.5, ये इस तरीके से दिया रहेगा। अब आपको हल करना है इसको। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, हम जनरल ले जा रहे हैं, इसके बाद आप डिवाइड वगैरह करेंगे अपने से।
अब 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ml, चूंकि इससे देखो न्यूमेरिकल जरूर आएगा, समझ रहा है ना। इस चैप्टर से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपका न्यूमेरिकल जरूर रहता है, तो आप प्रयास करेंगे कि ये छूटने न पाए। मोलरता का आपका तैयार हो गया है अगर परिभाषा और सूत्र, तो आसानी से केवल थोड़ा सा गुणा भाग करना है, आसानी से हो जाएगा। 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। अब आप देखिए, मोलरता के लिए सबसे पहले आप आसान तरीका, जब मोलों की संख्या निकालना है आपको, बिना मोलों की संख्या निकाले आपका निकलेगा नहीं। तो मोलों, अच्छा दूसरी चीज, जब मोलों की संख्या निकालेंगे तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो किसी भी यौगिक का जो भी दिया रहेगा पदार्थ, उसका सबसे पहला काम क्या करेंगे, अणुभार निकालेंगे। देखिए NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार, अणुभार कैसे निकालते हैं, अभी हमने H2O का बताया था। तो परमाणु भार का योग किसी भी यौगिक का होगा तो उसके जितने उसमें परमाणु हैं उनके भारों का योग करेंगे, अणुभार आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 + 35.5। अब इसको जोड़ देंगे 58.5, ये हो गया अणुभार, इतना ग्राम आपका अणुभार हो गया। अब आप मोलरता निकालेंगे। जब अणुभार आ गया तो अब आप मोलों की संख्या सबसे पहले NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर फार्मूला आपने पढ़ा है, भार बटे अणुभार, विलेय का W/m पढ़ा है आपने, या विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। देखो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो सवाल इस तरीके के छूटेंगे नहीं और एग्जाम में आपके बराबर उपयोगी हैं, मिलते हैं। तो इसका भार कितना है, देखिए 5.85 ग्राम आपका है भार, तो ये इक्वल टू 5.85, अणुभार कितना है 58.5। अब यहीं पर हल कर लीजिए, सीधे निकाल लीजिए, मोलों की संख्या पहले निकाल लीजिए सूत्र में, अब आसान हो जाएगा आपका। अब इसको हल करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आपको प्रॉब्लम होती है पॉइंट से, इसको ध्यान दीजिए। पॉइंट करने के लिए सबसे आसान तरीका, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 है, तो यहाँ भी 1 0 बढ़ा के 2 बराबर कर लीजिए। अब इसके बाद आपका पॉइंट अपने आप खत्म हो गया, बराबर हो गया। तो अब बराबर हो गया, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा, या 0.1 मोल, ये हो गया। अब इससे निकाल लेंगे विलयन की मोलरता, मोलरता बराबर होता है मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, यानी मोलों विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये हो गया। अच्छा, मोलों की संख्या आपने निकाल लिया है 0.1/। देखो अगर सीधे फार्मूला में रखेंगे उठा करके इसको पूरा, तो आपको हल करने में हो सकता है प्रॉब्लम, बड़ी ज़्यादा संख्या हो जाएगी। आप पहले मोलों की संख्या निकाल लीजिए, क्लियर हो जाए। बटे अब ये आयतन का रख दीजिए, मान कितना है आयतन, 250 ml है, 250 ml है। और इसको डिवाइड करेंगे लीटर में तो ये क्या हो जाएगा, 1000 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जब भी मिलीलीटर में, हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी सवाल देता है ज़्यादातर मिलीलीटर में देता है। अब मिलीलीटर में देता, आप जानते हैं कि 1 मिलीलीटर में ये 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपको लीटर में चेंज हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ये 25 चौका तो 0.4 मोल प्रति लीटर का। भाई किसी को कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही आसान है और बड़े आसानी से आपका हो जाएगा फार्मूला, और इसके साथ साथ सवाल भी इसको न्यूमेरिकल देते चल रहे हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ, अगर ये मोलों के मोल प्रति लीटर आप नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट केवल 0.4 m कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आप इतना भी, ये आपका मोलरता ही है, समझ रहा है ना। तो अगर मोल प्रति लीटर न लिख करके 0.4 m लिख दीजिए डायरेक्ट, वो भी आपका मोल प्रति लीटर ये हो जा रहा होगा, ठीक है। अब बड़ा ही महत्वपूर्ण है, देखिए मोलरता कुछ
विलयन की यूनिट है ये इकाइयाँ, मोलरता, नॉर्मलता, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में बराबर क्वेश्चन भी मिलते हैं। मोलरता हो गया तो चलने दो। अब अगला आ रहा है नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता। नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी माने नॉर्मलता, ठीक है। अब इसके तुरंत ध्यान पे जाइए कि इसका यूनिट आपको, चूंकि जब कोई डिफिनेशन आता है तो शुरू में लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो लिखने को अब सोचना है तो इसके तुरंत पहले आप यूनिट पे चले। यूनिट अगर एक लाइन का याद कर लीजिए, इसका यूनिट होता है, इकाई होता है तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर। अब देखिए यूनिट पर जाइए तो परिभाषा आसान से निकल आएगी, समझ आ रहा है ना। तो इसलिए परिभाषा तो लंबा है तो उसको याद करने में प्रॉब्लम होगी, तो पहले इसको छोटा सा याद कर लीजिए। ये छोटा सा याद हो जाए तो परिभाषा आसानी से पकड़ में आ जाएगी। अब ये देखिए, जिस प्रकार मोलरता का आपने परिभाषा निकाला है उसी प्रकार डिफिनीशन इसका भी निकल आएगा कि किसी विलयन के 1 लीटर में, प्रति लीटर है तो 1 लीटर में विलय के तुल्यांकों की संख्या, वहाँ मोलरता था तो मोलों की संख्या, यहाँ ये नॉर्मलता है तो तुल्यांकों की संख्या। देखिए इसका विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन या घुले हुए या उपस्थित तुल्यांकों की, 1 लीटर में विलीन विलय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। इसको आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि ये आप प्रैक्टिकल में भी टाइटेशन में जाते हैं तो वहाँ नॉर्मलता का विलयन वहाँ बनाया जाता है, वहाँ भी नॉर्मल दिया रहता है। हाँ, तो नॉर्मलता आपको मालूम चाहिए कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब यहाँ नॉर्मलता बराबर ये होता है, नॉर्मलता इसे कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं नॉर्मलिटी, और नॉर्मलता बराबर होता है विलय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की। देखिए यही जो फार्मूला एक लाइन का याद हो गया, इसी से परिभाषा भी याद हो जाएगा और इसी से सूत्र भी तैयार हो जाएगा आपका। विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। देखिए कोई प्रॉब्लम जिस प्रकार मोलरता है उसी प्रकार आपकी नॉर्मलता भी है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आ गया, वहाँ आया था मोलों की संख्या, यहाँ आया था विलय के तुल्यांकों की संख्या। तो वहाँ मोलों बराबर होता है भार बटे अणुभार, मोलों की संख्या आपने पढ़ा था। यहाँ तुल्यांकों की संख्या बराबर, देखिए विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। हाँ, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। अब यहाँ आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि तुल्यांकी भार निकालना। तुल्यांकी भार आपने पढ़ा है, 2 का तुल्यांकी भार, यहाँ जरूरी है 2 ही, लवण का यहाँ जरूरी नहीं, लेकिन अम्ल और क्षार, समझे ना। तुल्यांकी अम्ल और क्षार, तो एक जनरल हम दे देते हैं आपको कि अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होता है अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। इसी प्रकार अब क्षारक का तुल्यांकी भार बराबर होता है क्षारक का अणुभार बटे क्षारक की अम्लता, ठीक है। अब देखिए अम्ल और क्षार का, अब अम्ल और क्षार आपने पढ़ा है, समझ रहा है। अम्ल क्या होता है, किसी भी यौगिक से अम्ल क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है,
हाँ, वह यौगिक जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है अम्ल कहलाता है। जिसमें जो जल में विलय होने पर हाइड्रोजन आयन देता है अम्ल कहलाता है। क्षार वह यौगिक जो जल में विलय करने पर घोलने पर OH आयन देता है, क्षार कहलाता है। तो अम्लता क्षारकता माने जितने हाइड्रोजन होंगे, जैसे एग्जाम्पल में देख लो, जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इसकी तुल्यांकी भार अगर निकालना होगा तो अम्ल का अणुभार, इसका अणुभार निकालेंगे। इसकी क्षारकता माने कितने हाइड्रोजन है इसमें, 2 है, तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 2। ये तुल्यांकी भार निकालने के लिए, जैसे अगर पूछ दिया जाए कि H2SO4 का तुल्यांकी भार, देखो H2SO4 का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए, बिना तुल्यांकी भार निकाले नहीं आएगा। तो तुल्यांकी भार निकालना है तो तुल्यांकी भार बराबर आपको मालूम है, H2SO4 हाइड्रोजन उपस्थित है तो अम्ल है, OH उपस्थित रहेगा तो क्षार रहेगा, तो अम्ल है, तो अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। अब अम्ल का अणुभार तो आप निकाल लेंगे, इसे परमाणु भार का योग, अभी तक मोलों की संख्या पे आपने अणुभार निकाला, तो परमाणु भार का अब हाइड्रोजन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का परमाणु भार सबका योग कर देंगे, अणुभार आ जाएगा। और क्षारकता अम्लता, ये 2 चीज ध्यान देना है। तो क्षारकता माने जितने हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो सकते हैं, ये H2SO4 का जब विस्थापित घोला जाता है तो ये टूटता है 2H प्लस SO4 2-, ये इस तरीके से। तो 2 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो इसकी आपकी क्षारकता हो जाएगी 2। समझा ना है? तो अम्ल की क्षारकता आपकी 2 हो गई। तो पूरे एटॉमिक वेट या पूरे परमाणु भार को योग कर देंगे, अणुभार आ जाएगा, इसमें 2 का भाग दे दीजिए तो आपका अम्ल का तुल्यांकी भार आ जाएगा। तो जो भी पदार्थ दिया रहेगा उसका तुल्यांकी भार अब इसी तरीके निकालेंगे। समझ आ रहा? और अभी एक और आपको बाद में फार्मूला दे, अगर बाय द वे प्रॉब्लम होती है नॉर्मलता निकालने में, समझ आ रहा है, किसी भी सवाल का अगर नॉर्मलता निकालने में प्रॉब्लम होती है, नॉर्मलता पूछ भी रहा है, तो अगर आप मोलरता आसान लग रहा है आपको, मोलरता निकाल लेंगे तो एक फार्मूला और आपको बता देंगे कि मोलरता केवल आप निकाल लीजिए, नॉर्मलता उसी से निकाल लेंगे, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। समझा? वो क्या होता है, नॉर्मलता मोलरता में संबंध। ठीक है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद